प्यारे प्यारे बच्चों, आज वर्चुअल क्लास की इस अंक में आपका स्वागत है। मेरे शिक्षक मित्र भी बैठे होंगे। हमने अभी पिछले 22 तारीख को एक इनामी प्रतियोगिता की घोषणा की थी। इसमें आपको प्रत्येक विषय पर, गणित पर, विज्ञान पर और अंग्रेजी पर दो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उनका उत्तर एक पोस्ट कार्ड पर हमें यहाँ भेज सकते हैं और पोस्ट कार्ड पर उत्तर जो प्राप्त होंगे उनको हम लॉटरी सिस्टम से फिर मूल्यांकित करेंगे और जिनके उत्तर के चयन इसमें होंगे तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों को उनके प्राचार्यों के माध्यम से भेजे जाएंगे। ये प्रश्नों का प्रसारण होगा फरवरी माह के लिए कल, अर्थात 2 बजे से 4 बजे तक जो स्कूल एनरिचमेंट का प्रोग्राम होगा उसमें इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसलिए बच्चे उस समय अपनी कापी और पेंसिल लेकर साथ में बैठें और प्रश्न को नोट कर लें। अब गणित की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उस दिन पिछले दिन हम पढ़ा रहे थे लघुगणक, और लघुगणक में काफ़ी कुछ आपको बताया जा चुका था। उसका शेष हिस्सा आज फिर शुरू करते हैं और हमारे बीच में हैं डॉक्टर A.K. राजपूत, जो लघुगणक का अध्यापन आपको करा रहे हैं। आइए डॉक्टर राजपूत से आगे की बात सुनते हैं। मित्रों नमस्कार, और मेरे प्यारे छात्रों आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम आपके बीच फिर उपस्थित हैं और आज हम लघुगणक पर बात करेंगे। लघुगणक पर हमने पीछे भी कुछ बात की थी अपने पिछले पाठ में, और आपको याद होगा, एक बार पुनः उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। लघुगणक जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी है, गणना को छोटा करके और हल करना, ये लघुगणक का काम होता है। और उसको किस प्रकार गणना में हम लघुगणक का उपयोग करते हैं उसके लिए हमें लघुगणक को जानना आवश्यक है। तो मित्रों, हमने लघुगणक के बारे में कुछ बातचीत हमने की थी, और एक और बात हमने की थी संख्याओं को एक अलग तरीके से लिखने की, जिसे हम विनकुलम कहते हैं। और विनकुलम की सहायता से जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो इसमें एक विशेष बात आती है कि जो संख्या का पूर्णांश है वो ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अपूर्णांश है यानी दशमलव के जिनके दाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं, जो अंक होते हैं, उन अंकों को हम अपूर्णांश कहते हैं और वो हमेशा धनात्मक लिखी जाती हैं मित्रों। तो देखा हमने, और ये देखने के लिए कि जब तो पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों ही धनात्मक हैं तब किसी विनकुलम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विनकुलम जो है वो घटाव के चिन्ह को, घटा के ऋण के चिन्ह को दर्शाता है। जबकि यदि संख्या में जो पूर्णांश है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और अपूर्णांश दशमलव के दाईं ओर की संख्याएं जो हैं, अंक जो हैं, वो सब के सब अगर वो संख्या धनात्मक है तो उस दशा में इसको अलग करने के लिए कि दशमलव के बाद के अंक धनात्मक, दशमलव से पहले के अंक ऋणात्मक, इसे दर्शाने के लिए हम पूर्णांक पर एक ऊपर बार माइनस का चिन्ह आगे लगाने की जगह इस चिन्ह को हम ऊपर लगा देते हैं, जिसे विनकुलम हम कहते हैं, और इसकी सहायता से हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते थे। और मित्रों, एक और तरीका हम देखें दशमलव की संख्याओं को लिखने का, एक और, जिसे हम वैज्ञानिक तरीका कहते हैं या साइंटिफिक तरीका कहते हैं। इस तरीके में, इस विधि में एक विशेष बात यह आती है मित्रों कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, इस संख्या को 2 भागों में लिखते हैं। एक भाग में संख्या लिखी जाती है जो 1 और 10 के बीच में है, यानी 1 के बराबर हो सकती है या 10 से छोटी होनी चाहिए। या सीधे शब्दों में अगर हम ये देखें तो ये संख्या इस प्रकार लिखी जाती है कि दशमलव से पहले जो अंक लिखे जा रहे हैं वो एक अंक हो, दशमलव से पहले यानी बाईं ओर एक ही अंक की संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दशमलव के बाद बाईं ओर दाईं ओर कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या लिखी गई हो। तो मित्रों, जब ऐसी संख्या कोई लिखी जाती है तो ये संख्या आपको पता ही है, 1 दशमलव कुछ लिखें, 2 दशमलव कुछ लिखें, 3 दशमलव कुछ भी लिखें, 4 दशमलव कुछ, 5 दशमलव कुछ, 6 दशमलव कुछ, 7 दशमलव कुछ, 8 दशमलव कुछ या 9 दशमलव कुछ, 9.999999 तक जितनी भी संख्या है वो संख्याएं सभी 10 से छोटी हैं लेकिन 1 से बड़ी होती हैं। तो मित्रों, जब इस प्रकार की संख्या, एक तो हमने देखा किसी भी दशमलव की संख्या को इस प्रकार एक भाग तो उसका ये लिखते हैं, और दूसरा भाग, क्योंकि संख्या हर संख्या को ऐसे नहीं लिख सकते तो दूसरा भाग उसका लिखना आवश्यक होता है, और वो जो दूसरा भाग हम लिखते हैं वो 10 की घात लिखते हैं मित्रों। और वो जो 10 की घात है वो शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। आइए इसी को देखें कि हम किस प्रकार ऐसा करते हैं।
हमारे पास मैंने कंप्यूटर में आपके लिए बना के रखा है कि यदि कोई संख्या हमें दशमलव में दी गई है तो उस संख्या को हम n मान सकते हैं और n को बराबर लिख रहे हैं m गुणा 10 की शक्ति p। अब भी तो देखो एक बात तो यहाँ साफ हो गई कि ये जो m है ये कैसी संख्या होनी चाहिए। ये जो m है ये हमारा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है और 10 से छोटा होना चाहिए। और ये जो p है ये कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। और अब किस प्रकार संख्याओं को लिखा जाता है, देखें एक संख्या मैंने लिखी है 3,12,300 312,300। मित्रों इसमें दशमलव का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ होगा? आप अनुमान लगाइए कहाँ दशमलव का चिन्ह इसमें है। अगर दशमलव का बिंदु कहीं लगाना हो तो हम कहाँ लगा सकते हैं इसमें? सेंगर साहब, बच्चे हमारे जानते हैं कि जब भी संख्या हम लिखते हैं और दशमलव के बाद की जब हम संख्याएं लिखते हैं तो दशमलव के बाद अगर हम शून्य शून्य लगा दें तो उन शून्य का कोई अर्थ, कोई मायने नहीं होता जी। हाँ। तो हम अगर इस संख्या को देखें इस प्रकार भी बच्चों मान सकते हैं कि 3,12,300 दशमलव यहां लगा दिया और शून्य शून्य लिख दिया। कितने भी शून्य लगा दें कोई अर्थ नहीं रहता। तो इस संख्या में और 3,12,300 में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हमसे शून्य लगाने के लिए कहा जाएगा तो कहां लगाएंगे? बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में, एकदम दाईं ओर इसके। अच्छा, अब मित्रों हमें देखें जब इसको मानक रूप में लिखना है, इसका मानक रूप जिसे हम कहते हैं या हम वैज्ञानिक तरीका जिसे हम कहते हैं, उसमें हमें इस प्रकार लिखना होगा कि इस संख्या को 2 भागों में लिखना है। ऐसी संख्या जो 1 और 10 के बीच में है, यानी जिसमें दशमलव से पहले एक ही अंक हो। तो एक तो बात सीधी लग रही है कि दशमलव का चिन्ह उठा के मित्रों हमें यहां लाना पड़ेगा 3 के बाद और 1 से पहले। और क्योंकि अब ये तो संख्या है बराबर रहनी चाहिए, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें दशमलव के बाद इसमें जो अंक रह जाएंगे वो रह जाएंगे 1 2 3 4 5 अंक दशमलव के बाद इसमें रह जाएंगे। तो देखिए हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं 3.12300 गुणा 10 की घात 5। हमने क्या किया? हमने सिर्फ ये देखा मित्रों कि जो हमारा दशमलव का चिन्ह हमने मूव किया या हटाया, उसे चलाया, तो देखा हमने कि अगर हमने इस चिन्ह को बाईं ओर चलाया है तो हमने कितने अंक चलाया के ऊपर से इसको चला दिया। हमने इसको 1 2 3 4 5 अंकों के ऊपर से चलाया। तो मित्रों हमने 3.12300 पहला भाग लिख दिया गुणा 10 की शक्ति 5 कर दिया। ऐसे ही देखें कंप्यूटर पर भी मैंने इसको बनाया है। कंप्यूटर पर भी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और हमने किया क्या है कि दशमलव के चिन्ह को 4 अंकों तक चला दिया। तो 5 अंकों तक चला दिया तो 10 की घात 5 लिख दिया। इसी प्रकार एक और संख्या है, मान लीजिए हमारे पास है 98653 9865324। अब मित्रों इस संख्या में भी देखें हमें इसको लिखना इस प्रकार है कि इसमें जो दशमलव का चिन्ह है वो मित्रों दशमलव के एकदम पहले या बाद में बिल्कुल एकदम अंत में है और हमें लगाना है इसको। मित्रों संख्या हमारी थी 9865324 और अगर ये दशमलव का चिन्ह यहां है, इसको घुमाकर इसको हटाकर हमें यहां लाना पड़ेगा ताकि दशमलव से पहले एक अंक रहे जी। और हमने इसको यहां लाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, हमें इसको 6 अंकों के ऊपर से घुमाकर लाना पड़ेगा। तो मित्रों क्योंकि हमने बाईं ओर इसे लेके गए हैं तो हम इसको लिखेंगे 9.865324 गुणा 10 की शक्ति, कितने अंकों पर हम इसे ले गए थे? 1 2 3 4 5 और 6 अंकों से, तो 10 की शक्ति 6। डॉक्टर साहब इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई सी भी संख्या लेंगे और पहले अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी गुणित 10 की घात उतने कर देंगे जी बिल्कुल ठीक। और ये तो हो गया कि जो संख्याएं 1 से बड़ी हैं, लेकिन जो संख्या 1 से छोटी होती हैं जी, पहले मतलब जिनमें दशमलव से छोटी, हाँ जिसमें दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है। अब जैसे मित्रों मान लो हम लिखते हैं 0.123 जी। अब इस संख्या में दशमलव से पहले तो कोई अंक नहीं है जी, लेकिन हम इसको लिखना मित्रों ऐसा चाहते हैं 1.23, यानी कि ये दशमलव का चिन्ह घुमा उठाकर हम यहां लाना चाहते हैं जी।
अब जो दशमलव के अंक का या चिन्ह का शिफ्टिंग है वो इधर की ना हो करके अब हमने दाईं ओर कर दिया। पहले हम बाईं ओर ले जा रहे थे, अब हम इसके दाईं ओर ले जा रहे हैं। लेकिन राइट हैंड साइड की ओर ले जा रहे हैं। इसमें देखें अंतर तो पड़ेगा। तो इसमें हम 10 की घात घटा में लगाते हैं, माइनस में लगाएंगे। तो जितने अंक हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया और जितने अंक के ऊपर से हम ले गए उतना एक के ऊपर से ले गए। ऐसी एक और संख्या मान लीजिए हम लिखते हैं 0.00532 जी। अब इसको अगर हमें लिखना है मित्रों, तो इसमें देखें अब हमें इस दशमलव के चिन्ह को उठाकर 5 के आगे लगाना है, यानी हमारे पास होगा 5.32 और कितना शिफ्ट किया दशमलव, और अब 10 की घात लगानी पड़ेगी दूसरे भाग में। हाँ। और जितने अंक हम इसे ले गए 1 2 3 अंक इसे ले गए हैं तो 10 की घात -3 तो ये जो एक तरीका हमने ढूंढा ये मानक तरीका है। मित्रों आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हम लघुगणक की बात कर रहे थे और कहाँ हम इस तरह के मानक रूप में दशमलव संख्याओं के मानक रूप में हम आ गए। मित्रों इसका एक बहुत गहरा संबंध है लघुगणक के साथ, और वो क्या संबंध है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखो मित्रों, हम लिखते हैं कि अभी हमें एक संख्या हमने देख ली कि कोई भी संख्या हम दें जो धनात्मक है उस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जहां हमें पता है कि ये जो हमारा m है ये या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, और या फिर ये इसको 10 से छोटा होना चाहिए जी। यानी सीधे सीधे 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और 1 के बराबर भी हो सकता है। और ये जो p है ये p हमारा कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक जो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब जब इस प्रकार हमने लिख दिया तो मित्रों देखिए दोनों ओर अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं तो दोनों ओर लघुगणक लेने पर log n बराबर हो जाएगा हमारा log m गुणा 10 की घात p। अब हमने देखा है कि यदि दो संख्याएं, और देखो मित्रों एक चीज हम यहां कर रहे हैं कि कोई भी आधार हमने नहीं लगाया सेंगर साहब। जहां आधार नहीं लगाया जाएगा वहां पर मैंने कल भी कहा था, डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि वहां अपने आप आधार 10 मान लिया जाएगा जी। लेकिन ये देखें एक दो तरह के प्रश्न हमारे पास होते हैं। जब हम संख्यात्मक प्रश्नों का हल करते हैं, संख्या जहां आती है उनका लघुगणक लेते हैं, तो संख्यात्मक प्रश्नों में हम जो लॉग है वो मानते हैं आधार 10 पर। हाँ। लेकिन जब हम बीजगणित या फलनों के जब हम लघुगणक लेते हैं तो फलनों के लघुगणक में मित्रों जो आधार लिया जाता है वो ई लिया जाता है, जो एक अपरिमेय संख्या है जिसके बारे में आप विशेष जानकारी लेंगे आगे की क्लास में जिसका अध्ययन किया जाता है। अभी तक आपके पास केवल अंकों का लघुगणक है और उसमें केवल आप आधार 10 पे ही चर्चा सुनेंगे। तो अब देखिए हमने कोई आधार लिखा नहीं, या ऐसा नहीं होता कि कोई भी लघुगणक बिना आधार के हो, लेकिन ये मान लिया गया कि जब कोई आधार नहीं लिखा तो आधार 10 है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि जब भी संख्या को लिखते हैं और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाते तो ये माना जाता है कि वो धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार ये भी एक कन्वेंशन है, ऐसा हमने मान लिया कि जब कोई आधार नहीं लगा रहे हैं तो ये एक आधार 10 है इसका। अब log n बराबर है log m गुणा 10 की शक्ति p हमने लिख दिया। मित्रों आप जानते हैं कि जब लघुगणक इस प्रकार लिखा जाता है तो लघुगणक में कि हमने कुछ नियम कल बात की थी, दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो तो उनका अलग अलग लघुगणक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अलग अलग लघुगणक लगा देते हैं और बीच में जमा का चिन्ह लगा देते हैं। सो ये होगा log m जमा log 10 की शक्ति p। बच्चों कल डॉक्टर साहब ने आपको बताया था ना log m गुणित n टू दी बेस a बराबर log m टू दी बेस a धन log n टू दी बेस a। उसी सूत्र का उपयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ जी। अब देखिए एक और सूत्र का हम उपयोग करेंगे। हमने एक और सूत्र कल पढ़ा था नियमों में कि जब किसी संख्या की घात कोई दी जाती है तो ये घात पहले आ जाती है, तो ये बन जाएगा p log 10। बच्चों तीसरा नियम जो डॉक्टर साहब ने कल बताया था log m पावर n टू दी बेस a बराबर n log m टू दी बेस a, ये तीसरा नियम बताया था ना, उसका उपयोग डॉक्टर साहब ने अभी। और एक और नियम का हम उपयोग कर रहे हैं। देखिए मित्रों हमें पता है आधार क्या है, यहाँ पे log 10 आधार कितना है, आधार कोई लिखा नहीं है तो आधार तो 10 होता है जब लिखा नहीं है। ये क्या बन गया
10 लॉग 10 आधार 10। जी और जब हमने देखा है जिस संख्या का लॉग लिख रहे हैं आधार भी वही हो, तो इस पूरे लघु गणक का मान कितना हो जाता है? उसकी घात के एक। बराबर, 1 के बराबर। 1 के बराबर। तो ये बन गया log m जमा p गुणा 1 यानी p। p। और अब हम किसी भी संख्या का log लिखना हो तो log n को हम लिख सकते हैं p जमा log m। क्या किया मित्रों हमने? एक पूर्णांक लिखा, p तो पूर्णांक था जी जो शून्य हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है। m एक संख्या लिखी जो शून्य से जो 1 और 10 के बीच के कोई संख्या है। और मित्रों अब हमें हमारा काम आसान हो गया। देखो हमें क्या करना है कि लॉग लघु गुणक जो हमें देखना है वो सिर्फ इसका देखना है। जब हमें लघु गुणक n का लिखना हो तो पूरे n के लघु गुणक से हमारा कोई मायने नहीं रह जाता। केवल हम वो एक ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन सा पूर्णांक लिखा जाएगा, जी और साथ में 1 और 10 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसका लघु गुणक हमें लिखना है। जी और देखिए मित्रों ये जो है इसका निर्धारण हम करते हैं दशमलव चिन्ह देखकर। p जो है संख्या इसका निर्धारण दशमलव का चिन्ह देखकर करते हैं, क्योंकि मित्रों आपको याद है हमने ये कौन सी संख्या n ली थी? जब हमने n को मानक रूप में लिखा था तब लिखा गया था ये, तब इस प्रकार हमने लिखा। और p क्या हुआ था? 10 की घात आई थी मित्रों। और 10 की घात तो हम दशमलव का चिन्ह देखकर करते हैं। अगर हमने दशमलव का चिन्ह बाईं ओर चलाया तो हम 10 की घात ऋणात्मक करते हैं, और अगर दाईं ओर चलाया तो धनात्मक करते हैं। तो इसमें देखें अब वही इस p का निर्धारण हम कर लेंगे ये देखकर कि n को हमें मानक रूप में लिखना है तो दशमलव का चिन्ह कितने स्थान पर ले जाना होगा। और इसी तरह log m का मान लिखने के लिए देखें ये गणना हमारे लिए आसान कर दी गई, और ऐसे गणना की सारणी एक बना ली गई जिसे लघु गणक सारणी या लॉग टेबल कहते हैं। आपकी पुस्तकों में ये लॉग टेबल दिया गया है मित्रों। हाँ पुस्तक में हम देखें 177 पेज देखिए पर। आपकी पुस्तकों में एक इस प्रकार की सारणी दी गई है मित्रों, इसे लघु गणक सारणी कहते हैं। और इस सारणी में आपको दिखाई दे रहा है n लिखा है, और जब n 10, 11, 12, 13, 14 और इसी प्रकार ये 2 अंकों की संख्या है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 यानी 99 होती है, तो ये 99 तक लिखा जाता है। या आप देखें तो ये 99 तक लिखा है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ और अंक भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 0, 1, 2, 3, 9 तक, और यहाँ भी कुछ लिखा है। मित्रों जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा संख्या हमें 2 अंकों वाली नहीं मिलती। जो भी संख्याएं हमें मिलती हैं वो संख्या 2 अंकों से ज़्यादा की भी हो सकती है। जब 2 अंकों से ज़्यादा की संख्या होती है उसका लघुगणक देखने के लिए हम इन बाकी अंकों का उपयोग करते हैं। और अब किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है देखें, उस पर हम अब बात करेंगे विशेषता। हमारे पास हम जो ये पूर्णांक और अपूर्णांश लिखते हैं, हमने p को पूर्णांक कहा, पूर्णांश कहते हैं हम इसका, पूर्णांश, और इसका निर्धारण करते हैं दशमलव का चिन्ह देखकर, और इसे कहते हैं अपूर्णांश। इसी का एक और नाम मित्रों है, हम इसे कहते हैं अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक और इसे लिखते हैं मैंटिसा। सो मित्रों कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया और मैंटिना लिखना है हमें। अब मैंटिसा का पता लगाएंगे लॉग टेबल से, लघुगणक सारणी से, और कैरेक्टरिस्टिक का पता लगाएंगे दशमलव के चिन्ह से। आइए एक संख्या का लघुगणक हम लिखते हैं, ज्ञात करके बताएं। ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है लघुगणक 235.53, इस संख्या का लघुगणक लिखना है। इसके लिए पहले हमें p यानी पूर्णांश के बारे में पता लगाना पड़ेगा मित्रों, और इसका पूर्णांश लिखने के लिए हम देखेंगे दशमलव के चिन्ह को कितने अंकों इधर घुमाना है हमें जी। तो दशमलव का चिन्ह इधर कितने अंकों लाना पड़ेगा? 1, 2 अंक तक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया पूर्णांक। और क्योंकि दशमलव का चिन्ह किस तरफ को मूव किया हमने? बाईं ओर को, और जब बाईं ओर करते हैं तो धन लगता है, धन 2 हो गया। डॉक्टर साहब इसको ऐसे सरल कह सकते हैं, दशमलव के बाईं ओर जितने अंक हों उतने से 1 कम कर दें। जी वो है, यही वो कि क्योंकि दशमलव से पहले 1 अंक तो हमें लिखना ही है, छोड़ना ही है, हाँ। तो इसलिए दशमलव का चिन्ह जो हमें चलाना है वो 1 कम अंक तक चलाना पड़ेगा।
तो इसलिए हमने, अगर यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 अंक है, इसमें से 1 हटा दिया तो 2 लगा तो दिया, आपका पूर्णांश हो जाएगा। पूर्णांश, और ये दशमलव का चिन्ह लगा दिया क्योंकि लॉगरिथम जो आना है उसमें अब मैंटीसा जो है वो तो अपूर्णांश होगा। अपूर्णांश होगा। अब अपूर्णांश लिखने के लिए मित्रों हम लघुगणक सारणी का उपयोग करते हैं। आइए लघुगणक सारणी में अब हम जब सारणी देखते हैं तो मित्रों हम ये दशमलव का चिन्ह कहाँ लगा है इस बारे में विशेष ध्यान नहीं देते। अब हम दशमलव के चिन्ह को यहाँ से हटा देंगे, इसका हम ये समझेंगे कि नहीं है, और फिर हम लघुगणक सारणी से इसका मान देखते हैं। मित्रों हम देखें कि अब मान लीजिए हमें देखना है 2 3 5 5 3, अगर हम दशमलव के चिन्ह को हटा दें तो हमारे पास अब ये संख्या आ रही है, और इसका जब हमें लघुगणक देखना है तो मित्रों देखें हम क्या करेंगे, पहले 2 अंक जो हैं वो इस टेबल पर जहां ये 2 अंक लिखे यहां ले जाएंगे जी। तो पहले 2 अंक हैं 2 और 3 23, यानी 23 के पास हम गए, ये 23 लिखा हुआ है जी। अब इस 23 के साथ हम कहां जाएंगे मित्रों, जो दूसरा अंक, तीसरा अंक हमारे पास आ रहा है 5, यहां देखेंगे 5 कहां है, 5 वाले कॉलम में 23 वाले रो में कौन सी संख्या लिखी गई है वो हमें लिखनी है। तो मित्रों हम देखें तो संख्या ये आ रही है हमारी, आप 23 पर हम देखें तो संख्या हमारी आ रही है ये वाली, और ये संख्या कैसी है, जिसके पहले 2 अंक 23 हैं और तीसरा अंक 5 है, 3 7 1 1। लेकिन अभी एक और इस सारणी में हमें सुविधा दी गई है, और वो सुविधा है कि जो दशमलव के बाद का हमें तीसरा अंक जो होता है, चौथा अंक जो है उस तक भी हम देख सकते हैं, यानी 5 लिखा है जी। और इस 5 को हम यहां देखते हैं, इसे मीन डिफरेंस कहा जाता है। तो आपको कुछ सारणी मिलेगी जहां ये मीन डिफरेंस लिखा होता है, और यहां जैसे इसमें नहीं लिखा है तो भी हम ये मान लेते हैं कि ये जो अंक लिखे हैं ये मीन डिफरेंस होता है जी। अब चौथा अंक हमने देखा है 5, और 5 के नीचे जो अंक लिखा गया है इस रो में वो हमें देखना है, यानी 9 लिखा गया है। मित्रों इस 9 को हमें, क्योंकि इसे मीन डिफरेंस कहा जाता है, इसलिए इस 9 को, ये जो संख्या हमारी यहां थी इसमें जोड़ लेते हैं, जोड़ दीजिए। सो ये 3 7 1 1 संख्या हमारी आ रही है, 3 7 1 1, इसमें हम 9 जोड़ दें, 9 जोड़ देते हैं, 3 7 1 1 में 9 जोड़ दिया, 0 2 7 3, ये तो संख्या प्राप्त हुई। ये संख्या प्राप्त हुई, और ये संख्या मित्रों क्या बनी, ये बन गया मैंटीसा, अपूर्णांश। तो ये इसका लघुगणक हो जाएगा 2.3720। बच्चों यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सबसे पहले दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्याओं के अंक गिन लेते हैं, जितने अंक हैं उससे एक कम पूर्णांश की जगह पर लिख देते हैं। उसके बाद दशमलव को भूल जाते हैं, कुल संख्या को रखते हैं जी। उसमें से पहली 2 संख्याओं को यहां वर्टिकल लाइन में टेबल में देखते हैं, वर्टिकल लाइन में, और उसके सामने तीसरे अंक के नीचे की एक 4 अंकों की संख्या है उसको लिख लेते हैं। चौथा अंक जो आपका संख्या में है उसके नीचे मीन डिफरेंस देखते हैं जी, उसे इस संख्या में जोड़ देते हैं, और इस तरीके से आपका अपूर्णांश प्राप्त हो जाता है। भले ही आपकी मूल संख्या में 7 8 अंक हों, लेकिन हम केवल 4 अंकों तक ही गणना करते हैं, शेष को छोड़ देते हैं। इसीलिए मित्रों ये कहा जाता है कि जो लघुगणक से हम गणना करते हैं वो गणना जो है वो अप्रोक्सीमेट लगभग गणना होती है, हम एकदम एग्जैक्ट सही गणना लघुगणक की सहायता से नहीं कर सकते। ये समझ लें कि दशमलव के केवल 4 अंकों तक हम इस गणना को कर सकते हैं। मित्रों एक और देखते हैं, एक और लघुगणक लिखने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं। हमें लिखना है लघुगणक 0.000539 अब मित्रों जब इसमें करना है तो फिर इसमें भी हमें मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों लिखने पड़ेंगे इसके। सो मैंटीसा लिखने के लिए मित्रों देखिए क्या करें कि हम पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लें डॉक्टर साहब, सॉरी हाँ पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, और दशमलव के चिन्ह को चलाना है हमें, ताकि दशमलव के चिन्ह से पहले एक अशून्य संख्या, शून्येतर संख्या अंक मिले हमें। तो उसके लिए इस शून्य के अंक को उठाकर हमें यहां ले जाना पड़ेगा 5 के बाद और 3 से पहले जी। अब ये देख लें कि कितने अंक इस शून्य के
अंक को, शून्य के बिंदु को, चिन्ह को हमने चलाया है, मूव किया है। हम ले गए से 1 2 3 4 और 4 में भी हमने एक बात और ध्यान दें कि 4 ले गए, लेकिन किस तरफ को? दाईं ओर को। हम पहले बाईं ओर ले जा रहे थे तो धनात्मक लगाया था, अब ऋणात्मक लगेगा, तो ऋणात्मक लगेगा। और उतना 1 2 3 4 यानी घटा 4 -4 और साथ में दशमलव, शून्य दशमलव। देखिए मैंने अब जमा का चिन्ह लगाया मित्रों, क्योंकि जो लॉगरिथमिक टेबल से हम जो भी वैल्यू देखते हैं, लघुगणक सारणी से जो भी वैल्यू देखते हैं, वो मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक तो ऋणात्मक है, लेकिन जो मेंटिस आना है वो हमेशा धनात्मक ही आएगा, इसलिए अलग से उसको मैंने लिखा है। बाद में हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, लेकिन अभी हम टेबल की सहायता से, सारणी की सहायता से इसे लिख लेते हैं। पुनः देखें सारणी को हमें लिखना है अब फिर दशमलव के चिन्ह को भूल जाएंगे और मित्रों हम लिखेंगे 5 3 9 8 के लिए देखेंगे। तो 5 3 9 8 के लिए अब हमने, अगर ये सारणी आप देखें तो इस सारणी पे मित्रों हमारे पास सिर्फ 5 3 देखिए, हमारे पास एक पेज पर 4 9 तक यानी 49 तक के अंक लिखे हैं। उसके आगे की संख्या दूसरे पेज पर है। हम दूसरे पेज पर जाते हैं मित्रों, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक और इसका दूसरा पेज आ गया है, और इस पेज में हम देखें तो हमें मिल रहा है 5 3 हमें देखना है मित्रों, ये 5 3 के लिए है। और फिर एक दूसरा अंक अगर हम देखें तो दूसरा अंक आप देख रहे हैं, तीसरा अंक 9 है और चौथा अंक 8 है। तो 9 और 8 के लिए भी हमें देखना है मित्रों। तो 5 3 वाली लाइन में, इस रो में हम 9 के नीचे देखेंगे कौन सी संख्या लिखी है, 7 3 1 6। इसे हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए, 7 3 1 6। अभी एक चौथी संख्या हमारे पास है 8। इस 8 अंक के लिए हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे मित्रों, और यहाँ मीन डिफरेंस वाले में 8 के 53 वाली लाइन में, 53 वाली लाइन में रेखा में 6 है, 6 है। तो ये 6 का मीन डिफरेंस इसमें जोड़ दिया जाएगा, और ये जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 22 3 7 7 3 2 2। बच्चों ध्यान रखना, मीन डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा, कभी घट नहीं सकता। और अब क्या आ गया, ये 4 -4 जमा 0.7322। और मित्रों देखिए हमने देखा है कि जब हमारे किसी भी दशमलव संख्या में पूर्णांश जो है वो घटा का होता है, ऋणात्मक होता है, और अपूर्णांश धनात्मक होता है मित्रों, तो हम इसको लिखने का एक तरीका मानक रूप विनकुलम की सहायता से लिखते हैं, और इसको 4 बार 0.7322 पढ़ते हैं। सो हमने देखा कि लघु गुणक इस प्रकार आया। और अगर हम इसे एक संख्या के रूप में, दशमलव के रूप में, जो हमारा मानक रूप है, जो हमारा आम सामान्य रूप है, उस सामान्य रूप में लिखना चाहें तो मित्रों इसमें घटा 4 में से इसको घटाना पड़ेगा, ये धनात्मक है। इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, घटा 3 घटा 1 जमा 0.7322। हमने घटा 4 के 2 पार्ट भाग कर दिए, -3 और -4। अब -3 को तो ऐसे लिखा, लेकिन -1 में से और जमा 1 इसको घटा के लिखें। और घटाने का तरीका मैंने मित्रों बताया, जब 1 में से घटाना बहुत आसान होता है। सबसे आखिरी दाईं ओर का जो अंक है, इकाई वाला, दाईं ओर का जो एक अंक है, इकाई नहीं, इस अंक में को 10 बनाने के लिए अंक लिखा जाता है। तो यहाँ 8 लिखेंगे, बाकियों को 9 बनाते हैं, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 6 में जोड़ेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। और ये बन गया जमा के चिन्ह के साथ 0.2678, सॉरी घटा के चिन्ह के साथ, क्योंकि -1 था ये। और मित्रों अब ये भी घटा में है, पूर्णांश भी अपूर्णांश भी, हम इसे ले सकते हैं घटा 3.2678। तो जैसा सिंगर साहब आपने पहले बताया था कि एक तो अब जब संख्या 1 से छोटी है, देखें मित्रों ध्यान दें, 0 या 0 से छोटी संख्या का लॉगरिथम लघु गणक हम नहीं लिख पाते, किसी भी तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ऐसी संख्याएं जहां ऋणात्मक संख्याएं आती हैं उनमें लघु गुणों का उपयोग नहीं होता, धनात्मक संख्याओं का में लघु गुणों का उपयोग होता है। और धनात्मक में हम देखते हैं कि जो संख्याएं हमारे पास 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक संख्या है वो जो 1 से छोटी हैं, और दूसरी वो जो 1 या 1 से बड़ी हैं। संख्या 1 अगर हो तो हमने देखा है कि उसका लघु गुणक 0 होता है। 1 से बड़ी संख्याओं को लघु गुणक हमने देखा धनात्मक होता है, और हम ये देख रहे हैं कि 1 से छोटी संख्याओं का लघु गुणक ऋणात्मक आ रहा है जी। और इसको भी लिखने का तरीका, अगर संख्या 1 से छोटी है उसका लघु गुणक लिखना है। जैसा मित्रों आपको याद है, अभी बताया था कैरेक्टरिस्टिक, जब संख्या 1 से बड़ी है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए हम क्या करते थे सिंगर साहब, दशमलव से पहले
पहले की संख्याओं को गिन लेते थे और उसमें से एक अंक कम करके हम और लिख देते थे। इसी प्रकार अब जब दशमलव के बाद कुछ शून्य है, दशमलव से पहले कोई शून्येतर अंक नहीं है, दशमलव के बाद संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम दशमलव के बाद के शून्यों को गिन लेंगे, शून्य गिन लेंगे, और वो शून्य जो किसी भी शून्येतर अंक आने से पहले जितनी शून्य है, तो शून्येतर अंक आने से पहले यहाँ 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य है, तो 3 में एक और जोड़ दिया 4, और उतना घटा यानी उतना माइनस चिन्ह लगा के। देखो अंतर हो गया एक दशमलव के। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे और फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो जितने अंक होंगे उनमें से एक कम करके लिखा जाएगा। जी। और लेकिन राइट हैंड साइड की ओर करेंगे तो एक जोड़ के लिखा जाएगा। हाँ, जैसे 3 जीरो है उधर तो लिखा जाएगा 4 जी, और इधर 3 अंक हैं तो लिखा जाएगा 2। और लेकिन फर्क होगा, वहां लिखा जाएगा -4 और यहाँ लिखा जाएगा -2। तो ये तो मित्रों देखा हमने कि लघु गुणक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन लघु गुणक का उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में? देखिए, ये हम गणना करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज बड़ा संक्षेप में जल्दी में देख लेते हैं मित्रों। और वो चीज है कि अभी तक हमने देखा कि कोई संख्या अगर हमें दी गई हो तो उसका लघु गुणक हम लिख सकते हैं, लेकिन यदि किसी संख्या का लघु गुणक हमें पता है और संख्या हमें पता लगानी है तो इसके विपरीत विधि करनी पड़ेगी मित्रों, रिवर्स मेथड में जाना पड़ेगा। और देखें, हमें अभी तक पता था कि लॉग कोई संख्या है जैसे 0.000323, इसका लघु गुणक हम कुछ देख सकते हैं। अब हमारे पास समस्या थोड़ा सा विपरीत हो गई कि ये लघु गुणक हमें मान लीजिए दिया है 0.5328, और हमें पता लगाना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आधार 10 पर यह लघु गुणक होगा। तो ये संख्या, ये पता लगाने के लिए अब हम इसका विपरीत विधि करते हैं। और विपरीत में मित्रों नाम जैसा पता होता है, अंग्रेजी में इसका नाम हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलघु गुणक। सो मित्रों, प्रतिलघु गुणक का क्या विधि है और किस प्रकार करते हैं, आइए इस पर और चर्चा करें। हमें देखना है कि यदि हमें log n पता है और n का मान ज्ञात करना है तो हम कैसे करें। ये मान लेते हैं कि log n मान लीजिए x के समान है, किसी संख्या x के बराबर है, और अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो पक्की बात है कि इस log को बराबर है के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। जो चिन्ह हमारे पास लगा है इक्वलिटी का, इसके दूसरी ओर हमें इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। और ये प्रतिस्थापित करने के लिए हमें n बराबर है लिखना है, लेकिन ये ध्यान दें कि जब log को इधर ले जाते हैं मित्रों, आपने देखा है इस प्रकार की ट्रांसपोजिशंस के हमने बहुत सारी जगह किया है। जब हम अलजेब्राइक बीजगणितीय हल करते हैं तो उसमें कोई संख्या है, यदि कोई टर्म धन है, दूसरी तरफ ले जाने पर उसका चिन्ह बदल देते हैं, ऋण ले जाते हैं, ऋण में कर देते हैं। संख्या यदि यहाँ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाने पर भाग में चली जाती है, और संख्या यदि भाग में तो दूसरी तरफ बराबर है के चिन्ह के दूसरी ओर वो गुणा में चली जाती है। ऐसा ही एक नियम यहाँ बना लेते हैं, और लॉग को हम मित्रों एंटी लॉग बना लेते हैं, और यहाँ लाकर उसे कहते हैं एंटी लॉग, या हिंदी में इसे प्रतिलघु गुणक कहेंगे, और ये एंटी लॉग x इसे पढ़ा जाता है जी। और अब जैसा हमने एक तरीका, एक विधि पढ़ी थी कि किसी संख्या का लॉगरिथम किस प्रकार पढ़ा जाता है, इसी प्रकार हम अब विधि की बात करते हैं कि किसी संख्या का प्रतिलघु गुणक किस प्रकार देखा जाता है। प्रतिलघु गुणक के लिए विपरीत दिशा में चलते हैं मित्रों। अब हमने पहले वहां, आपको याद होगा जब लघु गुणक हमने लिखा था तो हमने ज्ञात किया था पहले पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक, और फिर मेंटीसा निकाला था उसका। अब हम यहाँ पहले मेंटीसा की बात करते हैं, मेंटीसा देखते हैं क्या है, और फिर उसके आधार पर उसका पूर्णांक का निर्धारण करेंगे जी। मेंटीसा के लिए हम क्या करते हैं मित्रों कि एक तो हमें पता है मेंटीसा हमेशा धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक मेंटीसा रखने के लिए हमें इसको मानक रूप यानी विनकुलम की सहायता से लिखना पड़ेगा। किसी भी संख्या जिसका हम एंटी लॉगरिथम लिख रहे हैं उसे हमेशा विनकुलम की सहायता से लिखें, यदि वो ऋणात्मक है तो, और यदि धनात्मक है तब तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वैसे ही रहने देंगे। अब अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसके विनकुलम की सहायता से लिखने के बाद हमारे पास आ गया दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाईं ओर जो संख्या अंक लिखे जा रहे हैं वो सब के सब धनात्मक संख्या बन रही है। और धनात्मक संख्या का अब हम दोबारा टेबल यानी सारणी की सहायता से देखते हैं मित्रों, क्योंकि मेंटीसा का निर्धारण पहले हमने सारणी की सहायता से किया था और उस सारणी को हमने लॉगरिथमिक टेबल कहा था। तो यहाँ मित्रों हम जो एंटी लॉगरिथम देखते हैं उसकी भी एक सारणी बना ली गई है। एंटी लॉगरिथम में मेंटीसा की सहायता से हम संख्या का निर्धारण करते हैं, संख्या में कौन कौन से अंक आने हैं। याद रखिए मित्रों, हमने देखे पीछे किया था कि जो दशमलव से पहले यानी पूर्णांश का निर्धारण किया था दशमलव का चिन्ह देखकर, अंक देखकर नहीं किया था।
दशमलव का चिन्ह कहाँ लगा है और कहाँ दशमलव का चिन्ह हमें ले जाना है, या दशमलव से पहले कितने अंक है या दशमलव के बाद कितने अंक है, उनके आधार पर हमने पूर्णांश का निर्धारण किया था। और अपूर्णांश का निर्धारण किया था दशमलव का चिन्ह भूलकर, उसमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं उनके सहायता से। सो ऐसा यहां भी हम मित्रों करेंगे कि अब हम उल्टा कर रहे हैं। पहले हम ये देख लें कि हमारा जो प्रतिलघु गुणक आना है उसमें कौन कौन सी संख्याएं आनी हैं, कौन कौन सी अंक आने हैं, फिर दशमलव का निर्धारण करेंगे इसका पूर्णांश देखकर। सो वो देखने के लिए फिर हम एक एंटी लॉगरिथम का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसकी मित्रों भी एक सारणी आपकी पुस्तक में बनी है जिसे लिखा जाता है प्रतिलघु गुणक सारणियां। और इस प्रतिलघु गुणक सारणी में भी मित्रों जैसी हम बात कर रहे थे कि संख्या यदि हमारे पास है, मान लेते हैं कि हमें देखना है एंटी लॉगरिथम 3.5326 का जी, तो मित्रों हम ये भूल जाएंगे कि दशमलव से पहले हमारे पास क्या है, उस संख्या को भूल जाएं, दशमलव से पहले की संख्या को। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि दशमलव से पहले जो संख्या है वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो चलेगा, लेकिन दशमलव के बाद जिसका प्रतिलघु गुणक हम सारणी की सहायता से देखने जा रहे हैं वह संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। तो इसका मतलब हमें ऋणात्मक संख्या को विनकुलम की सहायता से पहले लिखना होगा, फिर हम उसका प्रतिलघु गुणक देख पाएंगे। हमने ये मान लिया कि अब दशमलव के बाद इसका ये धनात्मक है, तो धनात्मक देखने के लिए फिर प्रतिलघु गुणक सारणी में हम वही विधि हम रखते हैं। सेंगर साहब आप यहाँ देखें भी तो इस सारणी में दशमलव का चिन्ह लगाया गया है, तो दशमलव के चिन्ह के एकदम बाद के 2 अंक हम ले लेते हैं और उन 2 अंकों में देखें 5 3 2 अंक हैं, 5 3 उसके बाद 2 और फिर 6 है, तो 5 से यहाँ तो दशमलव 4 9 तक जा रहा है, तो 4 9 का मतलब हुआ इससे आगे के पेज पर पृष्ठ पर ये आगे की होगी सारणी। तो इस आगे की सारणी में 5 3 हम देखते हैं, दशमलव 5 3 और मित्रों दशमलव 5 3 में की वाली रेखा में, इस सरल रेखा में हम चलें और दूसरा अंक जो हमारा था, तीसरा अंक 2 और चौथा अंक 6, वही तीसरे अंक 2 पर 5 3 वाली रो में हम 6 के नीचे जाएंगे और देखें कौन सा अंक लिखा है मित्रों। 6 के नीचे यहाँ लिखा है 3 4 3 6। हम इस अंक को, इस संख्या को कहीं लिख लेते हैं अपने 3 4 3 6। और अब एक और अंक 6 रह गया हमारा, जो प्रतिलघु गुणक से संख्या था। कितना है दशमलव का उसमें? 5 3 2 6। हाँ ठीक है, तो 2 के नीचे वाली संख्या लिखी 5 3 और 2 के नीचे हमारे पास है 3 4 0 4। सो ये 3 4 0 4 हमने लिख दिया और इसमें इसका 6 का डिफरेंस छोड़ दिया जो 5 है। इनको दोनों को जोड़ दिया और ये बन जाएगा 9 0 4 3 और ये हम यहाँ लिख देते हैं 3 4 0 9। अभी हमने दशमलव का चिन्ह नहीं लगाया, वो कैरेक्टरिस्टिक देख के। अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे किस प्रकार का है मित्रों। कैरेक्टरिस्टिक कैसा भी हो सकता है, ऋणात्मक या धनात्मक या शून्य। अगर ये धनात्मक है तो इसमें पहले हमने देखें कैसे निर्धारण किया था धनात्मक का, जितने अंक थे उनमें से एक कम किया था। अब इसमें एक जोड़ देते हैं, एक जोड़कर यहाँ 3 में एक धन कर दिया, 4 हो गया और यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और 4 अंक छोड़कर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। सो 1 2 3 4 अंक छोड़ दिया, दशमलव का चिन्ह लगा दिया, यानी ये संख्या इसका एंटी लॉगरिथम 3.5326 का 3 4 0 9 हो गया है मित्रों। इसी प्रकार देखें, यदि एक मैं जल्दी बता देता हूं, ये संख्या अगर इस प्रकार लिखी है -2.476 ये संख्या मान लीजिए लिखी है, इस संख्या का अगर हमें प्रतिलघु गुणक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये संख्या क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए इसे विनकुलम की सहायता से लिखना पड़ेगा। 2 में एक और जोड़ देते हैं 3 और यहाँ बना देते हैं और इसे 1 में से घटा देते हैं, इसका पूरक बनाकर 6 2 3 और 5। और हम देख रहे हैं फिर हमें दशमलव के बाद जो अंक है यानी मैंटीसा है, इसका एंटी लॉगरिथम देखना है सारणी से, और सारणी से हमने इसे देखा था 3 4 0 9 मित्रों याद होगा। अब हमें इसके दशमलव का चिन्ह का निर्धारण करना है, जो दशमलव से पहले हम देखेंगे ऋणात्मक संख्या है -3 और इसमें -3 जो लिखा है 3 में से 1 कम कर देंगे जी, और 2 रहेगा। और यहाँ इससे पहले देखो मित्रों 2 शून्य लगाएंगे और फिर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे जी। और अब ये हमारा एंटी लॉगरिथम आ गया 0.003409। सो मित्रों इस प्रकार हम निर्धारण करते हैं लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम लिखने का। हम अगले पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार हम लघु गुणक और प्रतिलघु गुणक का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए। बहुत सारी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं इसकी सहायता से। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। समय की सीमा है इसलिए अब इसको यहीं रोकना पड़ेगा। अब विज्ञान का पाठ शुरू होने वाला है, इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद।